अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पल्ले पड़ गई मुसीबतों का लास्ट पार्ट हम रीड कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे पिछले तीनों पार्ट। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको मेरे चैनल पर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल बुरहान वापस जा रहा है, याद है ना तुम्हें? महक ने किरण से कहा। वो दोनों इस वक्त किरण के कमरे में थीं। हाँ याद है, मुझे फ़िक्र मत करो, मैंने सारा इंतज़ाम कर लिया है। देखना इस बार जाएगा तो वापस उसकी लाश ही आएगी। महक ने शातिराना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा। कर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, किरण ने कहा। डोंट वरी, मैं सब संभाल लूँगी, महक ने कहा, जिस पर किरण ने समझाने वाले अंदाज में सर हिलाया। आएगा? कौसर जहाँ ने बुरहान से गले मिलते हुए पूछा। वो आज वापस जा रहा था, इस बार काफ़ी दिन रह लिया, इसीलिए अब ज़रा देर से आऊँगा, बुरहान ने मुस्कुराकर कहा। इसलिए मुझे तेरी नौकरी पसंद नहीं है, बस कर अब। कर लिया ना तूने अपना शौक़ पूरा, अब मज़ीद कितने साल देने हैं फ़ौज को तूने? कौसर जहाँ ने गुस्से से कहा, जिस पर उसने मदद तलब नज़र से हाशिम साहब को देखा। अरे क्यों बच्चे को परेशान कर रही हो? आ जाएगा इंशाल्लाह, फ़िक्र ना करो, हाशिम साहब ने कहा। अपना ध्यान रखना बारबी, बुरहान ने अलीज़े से कहा, जिसने हाँ में सर हिलाया। फिर बुरहान सबसे मिलता बाहर निकल गया। इसको जाता देख नजमा बेगम के दिल में न जाने क्यों घबराहट सी उठी। दिल शिद्दत से चाहा कि वो उसे रोक लें, फिर अपने दिल समझाती खामोश रहीं। उफ, क्या मुसीबत है, सुबह से शाम होने को आ गई है लेकिन अभी तक बुरहान की कोई खबर नहीं आई, किरण ने बेचैनी से टहलते हुए महक से कहा, जो कि खुद परेशान सी बैठी थी। वो दोनों इस वक्त किरण के कमरे में थीं। चुप कर जाओ, मुझे पहले ही टेंशन हो रही है, अभी तक कोई ना कोई खबर आ जानी चाहिए थी, महक ज़रा गुस्से से बोल रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और रक्षंदा बेगम अंदर दाखिल हुई। खाना नहीं खाना क्या आज तुम लोग दोनों ने? कब से सब नीचे इंतज़ार कर रहे हैं। मामा हमें भूख नहीं है, प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दें, किरण ने बेजारी से कहा। क्यों, ऐसा क्या हो गया है जो तुम दोनों की भूख मर गई है? अभी तक बुरहान की खबर क्यों नहीं आई? इस बात से तो तू परेशान नहीं है, रक्षंदा बेगम ने कहा, जिस पर उन्होंने चौंक कर उन्हें देखा। आपको कैसे पता? तुम दोनों क्या समझती हो, तुम दोनों कुछ भी करती रहोगी और किसी को कुछ इल्म नहीं होगा? मैंने तुम्हारा सारा मंसूबा सुन लिया था। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं, बुरहान माशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच चुका है। थोड़ी देर पहले ही भाभी की बात हुई थी। वो जो किराए के कातिल तुमने बुरहान के लिए बुक किए थे ना, मैंने तुम्हारे फ़ोन से मैसेज करके मना कर दिया था। लड़ाई झगड़े इख्तलाफात हर जगह होते हैं। हाँ, मुझे अपने घर वालों से बहुत से शिकवे होंगे, पर बुरहान मेरा भतीजा है, मेरे भाई की औलाद है। इस कदर घटिया हरकत तुम दोनों को ज़ेब नहीं देती, लेकिन इसमें तुम्हारा भी कसूर नहीं, ये मेरी गलती है। ये मैंने तुम्हारी तरबियत में इस कदर जहर घोल दिया। लेकिन अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अब अगर ऐसी वैसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रक्षंदा बेगम ने वार्न करती बाहर निकल गईं, जबकि पीछे वो हैरत में खड़ी रह गईं। क्या बात है भाभी, परेशान लग रही हैं? सब खैरियत तो है ना? सारिया बेगम ने नजमा बेगम से पूछा। वो सब इस वक्त लॉन्च में बैठी थीं। कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा है, अजीब बेचैनी सी हो रही है, नजमा बेगम ने कहा। मामा आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेडिसिन ली थी आपने? अनुषा ने पूछा। हाँ ली तो थी, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, दिल बहुत घबरा रहा है, नजमा बेगम ने कहा। आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? देखने दें, कहीं आपका बीपी तो लो नहीं, पलवशा ने पास बैठते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम एक काम करो, ये बुरहान को फ़ोन मिलाओ। पता नहीं क्यों इस बार मुझे बहुत उदासी हो रही है, थोड़ी देर बात कर लूँगी तो दिल हल्का हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, आप भैया को मिस कर रही हैं और हम ख्वामखा परेशान हो गए। रुकिए, मैं आपकी बात करवाती हूँ, अनुषा बोलती बुरहान का नंबर डायल करने लगी। काफ़ी बार ट्राई करने के बावजूद बुरहान ने कॉल ना उठाई। लगता है भाई बिजी होंगे, कोई बात नहीं, जब फारिग होंगे तो कर लेंगे कॉल, आप परेशान ना हो, अनुषा ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन नजमा बेगम को तसल्ली ना हुई, उनका दिल अभी भी शिद्दत से घबरा रहा था। दानी कोई मूवी लगाना, ये क्या तुम न्यूज़ लगाए बैठे हो, दाल चावलों के रेट पता कर रहे हो, अरसल ने दानियाल से कहा। रुक जा, मुझे हेडलाइन सुनने दे, फिर लगा लेना जो दिल करे, दानियाल ने कहा, जिस पर असर ने सर हिलाते हुए अलीज़े के सामने पड़ी प्लेट से सेब उठाकर मुंह में रखा। ओए गधे, ये तुम्हारे लिए नहीं है, अनुषा ने उसे फ़ौरन टोका। मेरे लिए नहीं है तो तुम्हारे लिए भी नहीं है, मेरी बहन के लिए है। जब उसे कोई एतराज़ नहीं तो तुम भी चोच बंद रखो, अरसल भी फ़ौरन बोला। इससे पहले अनुषा कोई जवाब देती, टीवी पर चलती खबर ने उन सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींची। अहम खबर से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में कामयाब सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़े मकदार में असला और मंशियात बरामद हुई हैं। इस ऑपरेशन में पाक फ़ौज की भरपूर कार्रवाई से 8 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दो तरफा फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 3 अहलकार सिपाही हंजला और जासिम ने जाम शहादत नोश किया, जबकि सीनियर कैप्टन मीर बुरहान सिकंदर दहशतगर्दों की फायरिंग से ज़ख्मी होने के बाद अभी तक लापता हैं।
ISPR के मुताबिक इनकी तलाश जारी है। न्यूज़ एंकर और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन फ़िलहाल किसी को और कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। सब हक्के बक्के टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। या अल्लाह, मेरा बुरहान! नजमा बेगम का हाथ बेइख्तियार अपने सीने पर पड़ा था। एकदम पूरे घर में चीखो पुकार मच गई थी। सारिया बेगम ने बेइख्तियार अलीज़े को थामा था, जो कि अभी भी बगैर पुतलियों को हरकत दिए टीवी स्क्रीन को देख रही थी। सारिया बेगम ने देखा, उसका जिस्म ठंडा हो रहा था, फिर एकदम बेहोश हो गई। अलीज़े, अलीज़े मेरे बच्चे! अरसल, उसको देखो, सारिया बेगम ने अरसल से कहा, जो कि अनुशे को थामा खड़ा था। फिर एकदम अलीज़े की तरफ लपका। अलीज़े, अलीज़े होश करो! अरसल उसका चेहरा थपकते बोला, लेकिन उसके बावजूद वजूद में उसकी कोई जनबिश ना हुई। मामा, आप इसे अंदर ले जाएं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरसल आंखों में आई नमी साफ करता बोला, जबकि दानियाल बस पलवशा को खुद में पीछे खड़ा था, जो कि सिसकियों से रो रही थी। लम्हों में उन पर कयामत टूट पड़ी थी। क्या बात है मेरी फैरी, मुँह बनाकर क्यों बैठी हैं? बुरहान ने मुस्कुराकर मुँह बनाकर बैठी 5 साला अनुशे से पूछा। भैया, इस गधे ने मेरी सारी चॉकलेट्स खा लीं। अनुज ने निचला होठ बाहर निकाला। तो कोई बात नहीं, और चॉकलेट्स आ जाएंगी, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? बुरहान ने उसे साथ लगाते बोला। नहीं, वो मैंने आपके लिए रखी थी। आज आपका बर्थडे है ना, इसलिए। वो आपका गिफ्ट थी, पर वो गधा खा गया, अनुज ने कहा, जिस पर बुरहान मुस्कुरा दिया। आपको मेरा बर्थडे याद था? बुरहान ने पूछा। जी याद था, मैं पिछले 1 मंथ से इंतज़ार कर रही थी। और टोनी भी चेयर छोड़े, ये बताएं, खैर छोड़ें, ये बताएं आपको क्या गिफ्ट चाहिए? अनुशा ने पूछा। अरे मेरे पास तो पहले से ही अल्लाह ताला का दिया हुआ इतना प्यारा गिफ्ट है, मुझे किसी और गिफ्ट की क्या ज़रूरत? वैसे भी मेरी फैरी से प्यारा गिफ्ट तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। आप दोनों के होते हुए मुझे किसी और गिफ्ट की भला क्या ज़रूरत? बुरहान उसका माथा चूमते हुए बोला, जिस पर अनुशा खिलखिला उठी। फिर आप हमें गिफ्ट दें, क्योंकि बर्थडे पर गिफ्ट देना ज़रूरी है, अनुशा ने कहा। मेरा बर्थडे है और मैं ही गिफ्ट दूँ? बुरहान ने हैरत से पूछा, जिस पर अनुशा ने ज़ोरदार शोर के साथ हाँ में सर हिलाया। ओके, फिर बाकी सबको भी बुला लेते हैं, सब साथ जाएंगे तो मज़ा आएगा, बुरहान बोलता उसे गोद में उठाता ऊपर चल दिया। अनुशा आवाज़ पर वो चौंक कर हाल में वापस आई। उसने देखा अरसल उसके पास बैठा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, अरसल ने कहा। भूख नहीं है, अनुशा ने मुख्तसर जवाब दिया। अनुशा देखो, जानता हूँ कि ये सदमा बहुत बड़ा है, पर अब अगर तुम यूँ करोगी तो ताई अम्मी को कौन संभालेगा? पहले ही अलीज़े की हालत बिगड़ती चली जा रही है, किसी से संभल नहीं रही वो। प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, संभालो खुद को, अरसल ने भीगे हुए लहजे में कहा। वो कैसे खुद को संभाल रहा था, बस वो ही जानता था। मैं कैसे संभालूँ खुद को अरसल, तुम ही बताओ। बुरहान भैया हमें छोड़कर चले गए। आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा ज़िंदगी का जिस दिन मैंने उनसे बात किए बगैर सोई हूँ। मेरे दिन का आगाज़ और अख्तिमाम उनकी आवाज़ सुनकर ही होता था। जब तक दिन में 10 बार उनसे बात ना कर लूँ, मुझे चैन नहीं आता था। तुम बताओ, मैं कैसे सब्र करूँ, कैसे संभालूँ मैं खुद को? जब जब सोचती हूँ कि अब कभी दोबारा उन्हें नहीं देख पाऊंगी, तब तब सांस बंद होने लगती है मेरी। अनुशा बोलती फूट फूट कर रो रही थी। अरसल ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लगाया, जो कि उसके सीने से लगी सिसकियों से रो रही थी। इसके हालात देखकर अरसल की अपनी आंखों से भी आंसू बह निकले। इस बार उसने उन्हें रोका भी नहीं। ये जख्म अब शायद ही कभी भरने वाला था। अलीज़े बेटा, कुछ खा लो, कब तक यूं भूखी रहोगी? अपना नहीं तो कम से कम अपने होने वाले बच्चे का ही ख्याल कर लो, सारिया बेगम ने अलीज़ा से कहा, जो कि बेसुध सी खला में देख रही थी। मामा प्लीज़ बुरहान को बुला दें, मैं मर जाऊंगी उनके बगैर, अलीज़ा बोलती फूट फूट कर रो दी। सारिया बेगम ने बेबसी से उसे देखा, फिर उठ कर बाहर निकल गई। उसकी गैर होती हालात उनसे नहीं देखी जा रही थी, जबकि पीछे अलीज़े अभी भी सिसकियों से रो रही थी। बस अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा, अलीज़े ने फ्रूट काटते बुरहान से कहा। अभी खाया क्या है तुमने? देखो बारबी, मैं ये बात तुम्हें बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि तुम बहुत वीक हो और तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना है। आप ख्वामख्वाह ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और डॉक्टर ने भी कहा है कि अब मेरी कंडीशन पहले से बेटर है, अलीज़ा ने कहा। डॉक्टर ने तो ये भी कहा था कि तुम में खून की बहुत कमी है, बुरहान ने कहा, जिस पर अलीज़ा ने मुंह बनाकर उसे देखा। आप ऐसी भी कोई बात नहीं है, डॉक्टर तो बस ऐसे ही डराते रहते हैं, पता है उन्हें कुछ होता नहीं है, अलीज़ा ने कहा। अच्छा जी, ज़रा एहतियात से बोलो, तुम्हारी डॉक्टर नंदे यहीं घूम रही होंगी, अगर उन्होंने सुन लिया ना तो मसला हो जाएगा, बुरहान ने कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वैसे भी हमने नंद भाभी वाला कोई हिसाब किताब रखा ही नहीं है, अलीज़ा ने कहा। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, वैसे भी उन्हें आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं, तुमसे क्या खाक लड़ेंगी। अच्छा है ना, मेरे जाने के बाद मेरी बारबी और प्रिंसेस दोनों का ध्यान रखेंगे, बुरहान ने कहा। आपको पता है प्रिंसेस है, ये प्रिंस भी तो हो सकता है, अलीज़ा ने कहा। जी नहीं, प्रिंसेस है, क्योंकि मैंने ख्वाब में क्या देखा, एक बहुत क्यूट सी बच्ची देखी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, और वैसे भी मेरा दिल कहता है कि बेटी ही होगी, बुरहान ने मुस्कुराकर कहा। और अगर बेटा हुआ? तो अलीज़ा ने पूछा।
तो भी कोई बात नहीं, वो भी अल्लाह की नेमत है। लेकिन मुझे बेटी की ज़्यादा ख्वाहिश है, बुरहान ने मुस्कुराकर कहा। आप अपनी छुट्टियां बढ़वा नहीं सकते? पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं चाह रहा कि आप जाएं। अलीज़ा ने उदास लहजे में कहा। नहीं बारबी, पहले ही बहुत छुट्टियां ले चुका हूँ, उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं। वैसे भी जाना तो है, आज या कल, जाने वाले तो चले ही जाते हैं, बुरहान ने कहा। फिर उसके दरमियान यूं से छोटी मोटी बातें होती रहीं। मंजर धुंधलाता गया। अलीज़ा वापस हाल में आई। बुरहान के बगैर ये कमरा उसे काट खाने को दौड़ता था। हालांकि वो बहुत कम दिनों के लिए उसके पास आता था, लेकिन एक तसल्ली तो थी कि वो आ जाएगा। अब तो जैसे उसकी उम्मीद ही ख़त्म हो गई थी। पलवशा, कहाँ जा रही हो? दानियाल ने सुबह सुबह तैयार होते पलवशा से पूछा। हॉस्पिटल जा रही हूँ, पलवशा ने मुख्तसर जवाब दिया। हॉस्पिटल? लेकिन किस लिए? तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन ना जाओ, दानियाल ने कहा। नहीं दानी, प्लीज़ मुझे जाने दो। अगर मैं घर में रही तो मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर घर से बाहर जाऊंगी तो शायद बेहतर महसूस करूँ। अनुषा भी तैयार हो रही है, पलवशा ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें। दानियाल ने एक और कोशिश की। बुरहान के जाने के बाद पलवशा और अनुषा दोनों ही बहुत खामोश रहने लगी थीं। घर की सारी फिजाएं सोगवार थीं। उसकी खामोशी दानियाल को चुभ रही थी। कहाँ वो हर वक्त बेवजह बोलने वाली लड़की, और कहाँ ये खामोश तबीयत पलवशा। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी, अल्लाह हाफिज़, पलवशा बोलती बाहर निकल गई। दानियाल ने बेबसी से दरवाज़ा को देखा जहाँ से वो अभी गई थी, फिर सख्ती से आंखें मींच लीं। बुरहान का जाने से उनका सारा घर ही एकदम बिखर गया था। इस पेशेंट की फ़ाइल मेरे केबिन में भिजवा दें, पलवशा नर्स से कहती अपने केबिन की तरफ चल दी, जहाँ अनुषा पहले से बैठी हुई थी। तुम यहाँ कोई काम था? पलवशा ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा। हाँ, ये नोटिफिकेशन आया है, कुछ डॉक्टर्स की ज़रूरत है पेशावर वाली साइड पर, आर्मी ऑफिसर्स को फर्स्ट एड देने के लिए। उनके पास डॉक्टर की कमी है। हॉस्पिटल से 2 दिन डॉक्टर्स से स्टाफ भेज रहे हैं। मैंने तुमसे पूछना था कि तुम जाओगी क्या? मेरा तो मन नहीं है जाने का, अनुषा ने कहा। हाँ, चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं, शायद किसी का काम ही आ सकूं। कब जाना है? पलवशा ने पूछा। 2 दिन तक, अनुषा ने कहा, जिस पर उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ये क्या है मामा? किरण रक्षंदा बेगम के कमरे में दाखिल होते हुए गुस्से से बोली। क्या मतलब? क्या है? और क्या तरीका है किसी के कमरे में दाखिल होने का? रक्षंदा बेगम ने गुस्से से कहा। आपने हमारी टिकट्स बुक करवा दी दुबई के लिए, लेकिन क्यों? किरण ने पूछा। जब तुम दोनों ने बुरहान के मुतालिक मंसूबा बनाया था, तभी मैंने सोच लिया था कि अब तुम्हारा ज़्यादा देर यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। तुम लोग अपने फुप्पो के पास चली जाओ, ये सब के लिए बेहतर होगा, रक्षंदा बेगम ने कहा। हाँ, अब हमारे लिए इस घर में जगह ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब आपको हमसे ज़्यादा अपने भतीजे अजीज़ हो गए हैं। एक तरफ आप बुरहान का सोग मना रही हैं, तो दूसरी तरफ इसके घर वालों के गम में घुलती चली जा रही हैं। एक हम आपको नहीं नज़र आ रहे? भूल गई हैं आप? क्या क्या ज़्यादतियाँ की हैं उन्होंने आपके साथ? हमेशा आपका और हमारा हक खाया है, और आज आप हैं कि कबूतर की तरह आंखें बंद किए बैठी हैं। किरण ने गुस्से से कहा। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी, बस मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम दोनों जा रही हो और मेरा आखिरी फैसला यही है, रक्षंदा बेगम ने कहा, जिस पर वो पैर पटकती बाहर निकल गई। तुम कितने दिनों के लिए जा रही हो? दानियाल ने सामान पैक करती पलवशा से पूछा। कुछ दिन तो लग जाएंगे, अभी कुछ कह नहीं सकती, पलवशा ने कहा। तुम्हारा जाना ज़रूरी है क्या? कोई और डॉक्टर्स नहीं जा सकते? दानियाल ने पूछा। डॉक्टर्स और स्टाफ भी जा रहा है, लेकिन मैं खुद भी जाना चाहती हूँ, पलवशा ने कहा। क्यों? दानियाल ने पूछा। कुछ दिन घर से दूर रहना चाहती हूँ, शायद ध्यान भटक जाए मेरा, पलवशा ने कहा। जितना भागोगी ये सदमा उतना ही तुम्हारे पीछे आएगा, मैं जानती हूँ, लेकिन अभी मैं भागना चाहती हूँ, इसे मेरी एक कोशिश ही समझ लो, पलवशा ने दानियाल से कहा। दानियाल ने तरहम से उसे देखा। वो जो हर बात पर बेतुकी बातें कर रही थी, अब एकदम से बहुत गहरी बातें करने लगी थी। दानियाल खामोशी से बाहर निकल गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि हर हाल में उसे छोड़ देने का। आप कहीं जा रही हैं पुप्पो? अरसल ने बाहर जाती रक्षंदा बेगम से पूछा। हाँ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है, सोचा डॉक्टर्स को दिखाऊं, रक्षंदा बेगम ने कहा। तो आप मेरे साथ चले ना, मैं अनुषा को लेने जा रहा हूँ, वहीं हॉस्पिटल में आपका चेकअप भी करवा दूंगा, अरसल ने कहा। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आती हूँ, रक्षंदा बेगम बोलती ऊपर चल दी। थोड़ी देर बाद वो अरसल को घर से निकले अपने कमरे की बालकनी में खड़ी किरण से मुस्कुराकर उनको जाता देखा। सॉरी मामा, पर मैं आपको अपने साथ मज़ीद ज्यादती नहीं करने दूंगी, किरण ने उनको जाता देखकर कहा, फिर मुस्कुराते हुए अंदर की जानिब बढ़ गई। मैम, शुक्र है आप आ गई, एक इमरजेंसी आ गई है, प्लीज़ आप एक पेशेंट को देख लें, हालात बहुत सीरियस है, अनुषा जो कि अरसल का इंतज़ार कर रही थी नर्स के बोलने पर चौंकी। अच्छा ठीक है, मैं देख लेती हूँ, अनुषा बोलती नर्स के साथ बाहर निकल गई। सिचुएशन क्या है? अनुषा ने पूछा। मैम, रोड एक्सीडेंट्स है, नर्स ने कहा। कितने मरीज़ हैं? अनुषा ने पूछा। मैम 2 हैं, माँ बेटा हैं, शायद लड़के की हालात ज़्यादा ख़राब हैं, माँ को इतनी चोट नहीं आई, नर्स ने कहा। इस दौरान वो दोनों आईसीयू में पहुंच चुकी थीं।
अनुषा डॉक्टर का लिबास पहने, मुंह पर मास्क लगाए बेड पर लेटे हुए वजूद की जानिब बढ़ी, लेकिन वहां मौजूद शख्स को देखकर उसके औसान खता हो गए। अरसल, अरसल। आवाज़ सरगोशी नुमा थी, इतना आहिस्ता कि वो खुद भी ना सुन पाई थी। अनुषा सकते के आलम में बेड के करीब आई। उसे अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। उसने एक नज़र बगौर अरसल को देखा, जिसका पूरा वजूद लहूलुहान था, जिस पर जगह जगह कांच के टुकड़े लगे हुए थे, सर पर अलग चोट थी। उसके अबतर हालात देखकर अनुषा को होश में रहना मुश्किल लग रहा था। मैम, ऑपरेट करना पड़ेगा, साथी डॉक्टर ने कहा, जिस पर अनुषा चौंकी। उसका सर खुद ब खुद नफ़ी में हिलने लगा। वो कैसे ऑपरेट करती, जबकि उससे तो अपनी कपकपाहट पर ही काबू नहीं हो पा रहा था। ओनली अ डॉक्टर ब्लेस्ड विद द मैजिकल पावर्स टू ट्रीट द लाइफ, टू ब्रिंग हेल्थ इनटू आवर लाइफ एंड टू बी देयर विद अस व्हेन वी लॉस्ट ऑल द होप्स। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई फेरी। सालों पहले बोले गए बुरहान के अल्फाज उसके कानों में गूंजे। एकदम दिल में हिम्मत सी जागी। अनुषा खुद को संभालती बेड की जानिब बढ़ी। बुरहान को तो वो खो चुकी थी, लेकिन अब अरसल को नहीं खो सकती। हेलो, हाँ दानी, बोलो। पलवशा कॉल पिक करती बोली। वो इस वक्त आर्मी कैंप में मौजूद जख्मियों के मुआयने में मसरूफ़ थी। कैसी हो तुम? मुझे फ़िक्र हो रही थी, तुमने तो जाकर कोई कॉल ही नहीं की। मैं सुबह से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। मैंने तुम्हें कॉल की भी थी, पर तुमने उठाई नहीं, दानियाल ने कहा। मैं बस बिज़ी थी दानियाल, इसीलिए, पलवशा ने कहा था। तभी एक नर्स, जिसके हाथ में एक आर्मी ऑफिसर भी था, तकरीबन भागते हुए उसके पास आई। मैम प्लीज़ जल्दी चलें, अंदर एक पेशेंट है जिसकी हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, प्लीज़ हमारे साथ चलें, नर्स ने कहा, जिस पर पलवशा हड़बड़ाकर उठी। फ़ोन अभी भी ऑन था। वो तीनों तकरीबन भागते हुए कुछ दूर लगे कैंप की जानिब बढ़े। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दानियाल ने पूछा। कोई पेशेंट है? इसकी हालत ठीक नहीं है तो तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। पलवशा के बाकी अल्फाज मुंह में ही रह गए थे, जबकि उसकी नज़र सामने पड़े ज़ख्मों से चूर बुरहान पर पड़ी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो सकते के आलम में बुरहान को देख रही थी, जबकि बामुश्किल सांस ले रहा था बामुश्किल सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर बेइंतहा खराशें थीं, रंगत जर्द हो रही थी, जिसमें अब सुर्खी घुल गई थी। पास खड़ा डॉक्टर उसका बीपी चेक कर रहा था, साथ उसे इंजेक्शंस भी लगा रहे थे। पलवशा, क्या हुआ? फ़ोन में दानियाल की आवाज़ गूंजी। वो बुरहान भैया। उसने ज़्यादा ना बोला गया। मैम प्लीज़ जल्दी आएँ, कैप्टन की हालत ठीक नहीं है, पास खड़े जवान ने कहा, जिस पर पलवशा फ़ोन बंद कर दी बुरहान की जानिब बढ़ी। क्या हुआ है इन्हें? ये कब से यहाँ हैं? पलवशा ने पूछा। मैम, सर हमें थोड़ी देर पहले ही मिले हैं। ये एक मिशन के दौरान फायरिंग के नतीजे में ज़ख्मी हुए थे। इनकी हालात पहले भी ठीक नहीं है। आप प्लीज़ ज़रा देखें, इस जवान ने कहा, जिस पर पलवशा ने बुरहान का जायज़ा लिया। क्या सूरत हाल है? कुछ समझ में ना आता देख, उसने साथी डॉक्टर को पूछा। खून बहुत बह गया है, 2 गोलियां लगी हैं, ऑपरेट करके निकालनी पड़ेंगी, बचना मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा, जिस पर पलवशा ने आंखें मीचकर खोली। दिल था कि अभी बस पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कहीं वो हंसता मुस्कुराता चेहरा, और कहाँ ये खून में लथपथ वजूद। आज तक का सबसे मुश्किल ऑपरेट होने वाला था, लेकिन वो हिम्मत जमा करती ऑपरेट की तैयारी करने लगी। किस्मत ने उसे मौका दिया था, उसे वो किसी सूरत गंवा नहीं सकती थी। डॉक्टर, इनका बीपी लो हो रहा है, प्लीज़। पल्स रेट भी गिर रहा है, नर्स ने अनुषा से कहा। डॉक्टर, हार्ट बीट लो होती जा रही है। हार्ट को ब्लड की सप्लाई रुक रही है, लेकिन क्यों? अनुषा ने कहा। डॉक्टर, इनका बीपी दोबारा चेक करें, साथ ही डॉक्टर ने कहा। बीपी मुसलसल लो हो रहा है, नर्स ने कहा। हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन ब्लड सप्लाई रुक क्यों रही है? डॉक्टर ने कहा, जिस पर अनुषा ने उनके ज़ख्मों को देखा, जहाँ से उसके जिस्म में धंसे शीशे निकाले गए थे। डेट्स इट। हार्ट के करीबी वेन में क्लोटिंग हो रही थी, इसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था, अनुषा ने कहा। लेकिन वेन में क्लोटिंग कैसे हो सकती है? साथी डॉक्टर ने पूछा। शायद शीशा लगने की वजह से वेन में कोई कट लग गया होगा, इसीलिए अब क्लोटिंग हो रही है। हमें इस कट को रिमूव करना होगा, वो भी जल्दी, फिर ही ब्लड दिल तक पहुंचेगा, अनुषा ने कहा। ये बहुत रिस्की है, अगर ज़्यादा देर तक हार्ट तक ब्लड ना पहुंचा तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, साथ ही डॉक्टर ने कहा। इसके अलावा कोई ऑप्शन है? अनुषा ने पूछा। अगर हार्ट को किसी और रास्ते के ब्लड सप्लाई किया जाए तो, साथी डॉक्टर ने कहा। पहले ही बहुत ब्लड ज़ाया हो चुका है, इस काम में बहुत वक्त लग सकता है। अगर क्लॉट रिमूव कर दिया जाए तो हार्ट को जल्दी ब्लड सप्लाई पहुंच सकती है, इससे वक्त बचेगा, शायद ज़िंदगी भी बच जा सकती है, अनुषा ने कहा। डॉक्टर, इट्स टू रिस्की, ज़रा सी गलती से मरीज़ की जान जा सकती है, साथ ही डॉक्टर ने कहा। अगर ब्लड दिल तक जल्दी ना पहुंचा तो इस सूरत में भी मरीज़ की जान जा सकती है, अनुषा ने कहा। डॉक्टर प्लीज़ जल्दी फैसला करें, मरीज़ की हालत बिगड़ रही है, असिस्टेंट डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर,
आपके तरीके में 10% चांस है कि मरीज़ बच जाए, जबकि दूसरे तरीके में 50% चांस है। अब फैसला आपका है, जो आप फैसला करेंगे हम वही करेंगे, साथ ही डॉक्टर ने कहा, जिस पर अनुषा ने आंखें बंद की। ऑलवेज गो विद द चॉइस दैट स्केयर यू मोस्ट बिकॉज दैट द वन विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू ग्रो। बुरहान के अल्फाज एक बार फिर कानों में गूंजे। अनुषा ने आंखें खोली। बुरहान के अल्फाज एक बार फिर कानों में गूंजे। अनुषा ने आंखें खोले। फैसला मुश्किल था, पर वो ले चुकी थी। वी आर गोइंग टू रिमूव दैट क्लॉट, अनुषा ने कहा, जिस पर साथी डॉक्टर ने सर हिलाया। डॉक्टर, एक गोली और है, साथी डॉक्टर ने कहा, साथ ही ट्यूज़र से पकड़ी गोली साइड पर रखी, जिस पर अभी भी बुरहान का खून लगा हुआ था। दूसरी गोली हार्ट के करीब है, इसे निकालना रिस्की हो सकता है। पेशेंट का बीपी चेक करो। एंड यू ऑफिसर, आप प्लीज़ पता करें यहाँ किसी का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, पलवशा ने कहा, जिस पर वो सर हिलाते बाहर निकल गया। डॉक्टर, इस गोली को बहुत एहतियात से निकालना पड़ेगा, ज़रा सी गलती मरीज़ की जान जा सकती है, साथ ही डॉक्टर ने कहा। रिस्क है, लेकिन हमें ये करना है, पलवशा ने कहा। ओके डॉक्टर, इफ़ द होल वर्ल्ड से नो, यू स्टिल हेयर द वॉइस ऑफ योर एबिलिटी। पलवशा ने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद की। यस, आई कैन डू इट, वो खुद से बोलती बुरहान को देखने लगी। ऑपरेशन थिएटर में तनाव फैला हुआ था। अनुषा और साथी डॉक्टर अरसल का ऑपरेट करने में मसरूफ़ थे। अनुषा ने बामुश्किल खुद पर काबू किया हुआ था। उसका दिल बहुत शिद्दत से घबरा रहा था, लेकिन वो मुकम्मल फोकस अपने काम पर कर रही थी। सेफली क्लॉट को निकाल कर उसने साइड पर रख दिया था और अब साथी डॉक्टर्स और अनुषा मिलकर अरसल के ज़ख्मों को स्टिचेस से बांध रहे थे। हर स्टिच के साथ अनुषा अपनी उम्मीद का भी एक धागा बांध रही थी। डॉक्टर, मरीज़ का बीपी लो हो रहा है, पल्स रेट तेज़ी से गिर रही हैं। नर्स कहने पर अनुषा ने घबराकर मॉनिटर की जानिब देखा, जहां पर अरसल की हार्टबीट तेज़ी से गिर रही थी। बेतरतीब ऊपर नीचे होती धड़कनें सीधी होना शुरू हो गई थी। मरीज़ को इलेक्ट्रिक शॉक दो, अनुषा ने कहा, जिस पर डॉक्टर सर हिलाता अरसल को शॉक देने लगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसकी हार्ट बीट गिरती ही चली जा रही थी। अनुषा की आंखों में ढेर सारी नमी भर गई। अरसल, अरसल उठ जाओ। अनुषा उसके सीने पर दिल के मुकाम पर हाथ रखकर दबाव डालती बोली। अरसल, गधे कहीं के, उठ जाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अनुषा मुसलसल रोते हुए बोली। अब रोते हुए वो उसके सीने पर मुक्के बरसा रही थी। साथ ही डॉक्टर बेबसी से उसे देख रहे थे। अरसल, उठ जाओ प्लीज़। रोते हुए वो उसके सीने से सर टिकाने लगी थी। आह, आवाज़ पर उसने सर उठाकर अरसल को देखा, जो कि ज़रा सी आंखें खोल रहा था। अनुषा ने नम पलकें उठाकर उसे देखा, जो कि चेहरे से तकलीफ़ में लग रहा था। अरसल, तुम ठीक हो? अनुषा ने पूछा। आह, ये बात तुम मेरी ज़ख्मी सीने से सर उठाकर भी पूछ सकती हो, अरसल ने कहा, जिस पर अनुषा हड़बड़ाकर उठी। तुम ठीक हो ना? और तुम उठ क्यों नहीं रहे थे? कितना डरा दिया था तुमने मुझे। कोई अंदाज़ा भी है तुम्हें? अनुषा बोलती फूट फूट कर रो दी। कब से खुद पर किया जब टूट गया। जारी डॉक्टर, अरसल ने पुकारा। क्या है? अनुषा ने रोते हुए गुस्से से पूछा। बहुत प्यारी लग रही हो। बकवास बंद करो, अनुषा ने गुस्से से कहती हुई उसके सीने पर मुक्का मारा, जिस पर तकलीफ के बावजूद अरसल हंसता रहा। उसको यूं हंसता देखकर अनुषा भी हंस दी। पिछले चंद घंटे उसने किस कदर परेशानी में गुजारे थे, ये बस वही जानती थी, या उसका खुदा। दानियाल, पलवशा के फ़ोन करना, उससे पूछो कैसा है बुरहान, कौसर जहाँ ने दानियाल से कहा। पलवशा ने उसके नंबर पर मैसेज करके बुरहान का बता दिया था, इसीलिए सब बेचैनी से उसके मुताल्लिक खबर का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि अरसल के एक्सीडेंट के बारे में अभी तक नहीं मालूम था उन्हें। मैंने ट्राई किया था, पर वो उठा नहीं रही। जब फारिग होगी तो कर लेगी कॉल। हमें उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो पहले ही बहुत परेशान है। आप लोग बस दुआ करें, दानियाल ने कहा, जिस पर सब नाचार खामोश हो गए। उस वक्त तो हर सांस दुआ बनी हुई थी। मैम, पेशेंट को होश आ रहा है, पलवशा, जो कि ऑपरेट के बाद बाहर हलकान सी बैठी थी, नर्स के बताने पर भागती हुई अंदर बढ़ी, जहां बुरहान बामुश्किल आंखें खोल रहा था। भैया, पलवशा ने दीवानावार आगे बढ़ते हुए उसका हाथ थामकर लबों से लगा लिया, जबकि उसे यहाँ देखकर बुरहान बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। मेरी फैरी यहाँ क्या कर रही है? बुरहान ने मुस्कुराकर पूछा। उसके चेहरे के आया था कि वो तकलीफ़ में है, पर फिर भी मुस्कुरा रहा था। मैं आपको ढूंढने आई थी, पलवशा ने रोते हुए कहा, जबकि उसकी बात पर बुरहान मुस्कुरा दिया। आपने मेरा ऑपरेट किया? बुरहान ने पूछा, जिस पर उसने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो इसका मतलब मेरी कही बात ठीक साबित हुई ना? याद है मैंने तुमसे कहा था, डॉक्टर्स आर द एंजल ऑन द अर्थ, सेंट टू हील एंड केयर फॉर पीपल, बुरहान ने कहा, जिस पर पलवशा रोते हुए मुस्कुरा दी। हम सब बहुत डर गए थे भैया, अगर आपको कुछ हो जाता तो, पलवशा ने कहा। मुझे क्या होना था फैरी? मेरे पीछे इतनी दुआएं करने वाली माएँ और लाइफ गार्ड्स जैसी दो फेरीज़ हैं, भला मुझे कुछ हो सकता है?
जानती हो, जब हम मिशन पर जा रहे थे तो मैंने यही कहा था, और डॉक्टर्स को बुलाने के लिए, क्योंकि मुझे यकीन था मेरी फैरी सब संभाल लेंगी, बुरहान ने कहा, जिस पर पलवशा रोते हुए हंस दी। घर में सब कैसे हैं और अलीज़े कैसी है? बुरहान ने पूछा। आपकी शहादत की खबर सुनकर बहुत परेशान थे सब। अलीज़े की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है बिल्कुल, ऊपर से उसकी कंडीशन में रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, पलवशा ने कहा, जिस पर बुरहान ने लब भींचे। हम वापस कब तक जाएंगे? बुरहान ने पूछा। अभी आप ट्रैवल करने की पोजीशन में नहीं हैं, कुछ दिन लगेंगे, तब तक आप फ़ोन पर सबसे बात कर लें, पलवशा ने कहा, जिस पर बुरहान ने सर हिलाते हुए आंखें मूंद लीं। उसके पर पुरसुकून चेहरे को देखकर पलवशा ने उसके सीने से सर टिका दिया। आज इतने दिनों बाद चैन की सांस मैसर आई थी। बुरहान और अरसल दोनों को घर आए आज 15 दिन हो चुके थे। अरसल के एक्सीडेंट का सुनकर सब एकदम हिलकर रह गए थे। रक्षंदा बेगम को जैसे ही पता चला था कि किरण ने गाड़ी की ब्रीफकेस में ब्रेक्स फेल किए हैं, उन्होंने हाशिम साहब से कहा था कि वो केस करें, लेकिन उन्होंने सबकी रजामंदी से ये फैसला किया था कि उन्हें मालिक मुल्क से बाहर भिजवा दें। रक्षंदा बेगम को सब ने बहुत रोका था, लेकिन वो बाजिद होकर उनके साथ ही बाहर चली गई थी। बुरहान के वापस आने से घर की खुशियां वापस लौट आई थीं। अरसल, सूप पी लो, अनुषा ने लॉन्ज में बैठे अरसल से कहा। यार क्या है, सुबह से 2 बार पी चुका हूँ मैं ये बगैर जायके का सूप, और तुम भी फिर से ये देख भर के ले आई हो। जाओ, मुझे नहीं पीना, अरसल ने मुंह बनाकर कहा। ज़्यादा नखरे ना करो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें ये सूप ही पीना पड़ेगा। देखो भैया भी तो बगैर चूचा करे पी रहे हैं, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? अनुषा ने गुस्से से बुरहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो कि सूप पीते हुए साथ बैठी अलीज़ा से बातें करने में मसरूफ़ था। यार मुझसे नहीं पिया जाता ये, अरसल ने कहा। पी ले भाई, एक्सीडेंट से तो बच गया, अब कहीं फाके से न मर जाना। वैसे भी ये जाली डॉक्टर तुझ तक कोई चीज़ नहीं पहुंचने देगी, दानियाल ने कहकर चमचे से चॉकलेट केक का टुकड़ा मुंह में रखा। वही ये केक मैंने अपने लिए रख कर आया था, अरसल ने कहा। तुम फिलहाल सूप से काम चलाओ, इस केक के साथ इंसाफ मैं कर लूँगा, दानियाल ने कहा। ऐसे कैसे तुम कर लोगे? हम भी बराबर का इंसाफ करेंगे। पलवशा हाथ में 2 प्लेट्स पकड़ती वहाँ आई, जिसमें से एक उसने अनुषा को पकड़ा दी, जबकि दूसरी लेती दानियाल के बराबर जा बैठी। वैसे काली बिल्ली, केक है बड़ा मज़ेदार, दानियाल ने कहा। हाँ ना, डबल लेयर चॉकलेट केक है, अरसल का फेवरेट, पलवशा भी फ़ौरन बोली, जबकि अरसल बस तरसी हुई शक्ल बनाकर उन्हें देख रहा था। वैसे हवलदार साहब, मीठे के बाद कुछ स्पाइसी खाने का दिल चाह रहा है, तो क्या ख्याल है किचन कढ़ाई न मंगवा ली जाए? पलवशा ने अरसल को देखते हुए पूछा। अच्छा आइडिया है, पर मेरा तो तिक्का बोटी खाने का दिल कर रहा है, गर्मा गर्म और मसालेदार, साथ पुदीने की चटनी और गरम गरम तंदूरी रोटी। और बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो, यहाँ मेरा मुंह बंधा हुआ है और तुम हो के इस तरह पटर पटर किए जा रहे हो। अरसल से मज़ीद बर्दाश्त ना हुआ। अरे अरसल रिलैक्स, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? हम तो बस मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। वैसे कल रात जो बिरयानी बनाई थी मामा ने, वल्लाह मज़ा आ गया, पलवशा ने कहा, जिस पर अरसल ने रोनी सूरत बनाकर अनुषा को देखा, जो कि लाताल्लुक सी केक के साथ इंसाफ कर रही थी। देखना बच्चों, मेरी हाय लगेगी तुम सबको, अल्लाह करे तुम्हारे पेट खराब हो जाए और तुम्हारे वॉशरूम में मोटे मोटे चूहे घुस जाएं, और दानी अल्लाह करे तू एएसपी से चपरासी की नौकरी पर आ जाए, जिस थाने में रोज़ अकड़ कर जाता है उसके बाहर रोज़ाना पोछा लगाए। और काली बिल्ली तुम, अल्लाह करे तुम्हारी सास बिल्कुल पाकिस्तानी ड्रामों की सास जैसी हो जाए, तुमसे सारा दिन घर का काम करवाए, झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े इस्त्री करना। और ओए बस बस बस, कुछ तो खुदा का खौफ कर, हम मजाक कर रहे थे और तू है कि बददुआओं की दुकान खोलकर बैठ गया। जस्ट रिलैक्स यार, हम तो बस ऐसे ही तुम्हें तंग कर रहे थे, दानियाल ने कहा, जिस पर अरसल ने वार्न करती नज़रों से उसे देखा। मतलब ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। 5 साल बाद। हंजला टिक जाओ वरना बहुत पिटोगे, अनुषा ने गुस्से से बेड पर कूदते 4 साल हंजला से कहा, जो कि इसकी बात को सरे से हवा में उड़ा गया। हंजला, मैंने कहा बस करो वरना अब मैं वाकई तुम्हें लगा दूंगी, अनुषा ने गुस्से से कहा, जिस पर वो मुंह बनाकर बाजू फोल्ड करता सोफे पर बैठ गया, जबकि अनुषा फटाफट कमरा साफ करने लगी। तकरीबन आधा घंटे बाद वो कमरा साफ करके फारिग हुई, जब हंजला ने एकदम ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया। उसे यूं रोता देखकर अनुषा तो हड़बड़ा गई, जबकि उसकी आवाज़ सुनकर सबसे पहले नजमा बेगम भागती हुई ऊपर आई। क्या हुआ अनुषा, क्यों रो रहा है ये? नजमा बेगम ने अनुषा से पूछा, जो कि खुद हक्का बक्का उसे देख रही थी। नानू मामन ने हंजला ने रोते हुए गाल पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि उसकी अदाकारी पर जहां अनुषा दंग रह गई, वहीं नजमा बेगम का पारा हाई हो गया। हद हो गई है अनुषा, इतने से बच्चे को कोई मारता है क्या? तुम भी तो बचपन में शरारत करती थी, कभी हाथ लगाया है मैंने तुम दोनों बहनों को?
नहीं ना, और तुम हो कि ज़रा सी बात पर बच्चे पर हाथ उठाती हो। इसी वजह से बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। पर नहीं, तुम्हें कौन समझाए। नजमा बेगम बगैर उसके सुने उसे ठीक ठाक सुनाती गईं, जबकि अनुशा बेचारी बस उन्हें देखती रह गई। क्या हो रहा है यहाँ? अरसल कमरे में दाखिल होता बोला। तुम्हारी बीवी का दिमाग ख़राब हो गया है, बस समझाते क्यों नहीं हो इसे? नजमा बेगम ने गुस्से से कहा। उफ तायम्मी, पहले बताया तो सही कि हुआ क्या है? अरसल ने पूछा। ये हुआ है, उन्होंने रोते हुए हंसला की तरफ इशारा करते हुए कहा। अरे ये तो 4 साल पहले ही हो गया था, अब तो हम दूसरे का सोच रहे हैं। हर्षल ने कहा, जिस पर अनुषा के साथ साथ नजमा बेगम भी सर पकड़कर रह गई। बाबा, मामा ने हंसला ने फिर गाल पर हाथ रखकर कहा। चल बे ड्रामेबाज, मुझे उल्लू बना रहा है। भूल मत, मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। तायम्मी, इसके ड्रामेबाजी में ना आए, पूरी फिल्म है ये, अरसल ने कहा, जिस पर हंसला ने मुंह बनाकर उसे देखा। पैदा क्या क्या कर लिया, बाप ही बनकर बैठ गए। हंसला बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया, जबकि उसकी बात पर अरसल और अनुषी के साथ नजमा बेगम भी गिरते गिरते बची। मैंने कहा था ना, पूरी फिल्म है ये, अरसल ने कहा। तुम दोनों ड्रामेबाज हो तो फिर ये फिल्म ही वजूद में आनी थी ना। मुझे तो डर है इस जैसा एक और आ गया तो सारा घर ही थिएटर बन जाएगा। नजमा बेगम बोलती बाहर निकल गई। अरसल ने अनुषी की तरफ देखा, वो भी उसे ही देख रही थी। फिर एकदम दोनों की हंसी छूट गई। ये सब तो अब मामूल बन चुका था। शाजी बस करो, क्या मेरा फ़ोन खाने का इरादा है? दानियाल ने अपने 3 साला शाज़म से कहा, जो कि उसका फ़ोन निगलने की कोशिश में था। फ़ोन ही है, कौन सा कोई हीरा है जिसको मेरा बेटा खा जाएगा? पलवशा ने उसे घूर कर कहा। तो अपना फ़ोन दे दो ना, इसे खाने के लिए कम से कम मेरा फ़ोन तो बच जाएगा, दानियाल ने कहा, जिस पर पलवशा ने शाजिम को गोद में उठा लिया। बेटा, हवलदार साहब को उनका फ़ोन दे दो। बेबी, बाबा ता फ़ोन दंदा। बेबी, बाबा का फ़ोन गंदा, शाज़म ने पलवशा से कहा। ओए चीलगोज़े, तूने मेरी बीवी को बेबी कैसे कहा? दानियाल ने उसे घूर कर पूछा। आपने भी कहा था मामा तो बेबी, आपने भी कहा था मामा को बेबी, शाज़म ने याद दिलाया। हाँ, पर मेरी तो बीवी है, मैं कह सकता हूँ इसे बेबी, तू नहीं कह सकता। तू अपनी बीवी को बेबी बोलना, दानियाल ने कहा। तो ठीक है, मुझे भी टीवी ला दें, बिल में आते भी बेबी तउंदा। ठीक है, फिर मुझे भी बीवी का ला दो, फिर मैं उसे बेबी कहूँगा, शाज़म ने कहा, जिस पर दानियाल ने पूरी आंखें खोलकर उसे देखा। क्या नमूना इजाद किया है तुमने, अभी जुबान के बल नहीं निकले और जनाब को बीवी चाहिए? दानियाल ने पलवशा से कहा। ये मेरी गलती नहीं है, ढिठाई और बेशर्मी इसे अपने वालिद मोहतरम से वर्षे में मिली है, पलवशा ने कहा, जिस पर दानियाल ने पहले उसे और फिर शाज़म को घूर कर देखा, जिसने उसके देखने पर अपने सामने वाले 2 दांत दिखाए। उसके हरकत पर रोकने के बावजूद दानियाल की हंसी निकल गई। बाबा, मेरे बाल बना दें, फातिमा ने बुरहान से कहा, जो कि आयशा के साथ लेटा कार्टून देख रहा था। उसकी बात पर मुस्कुराता हुआ उठ बैठा। अपनी दोनों बेटियों में बुरहान की जान बसती थी। दोनों की उम्रों में साल का फ़र्क था। जब भी बुरहान छुट्टियों पर आता, वो दोनों तो उससे अलग होने का नाम ही नहीं लेती, और बुरहान भी हर वक्त उनके साथ लगा रहता था, जबकि इस दौरान अलीज़े बस कलस कर रह जाती थी, क्योंकि वो दोनों उसे बुरहान के आसपास भी भटकने नहीं देती थी। बुरहान, आपकी चाय। अलीज़े चाय का कप साइड टेबल पर रखती बोली। थैंक यू बारबी, अब बस करो, कब से काम में मसरूफ़ हो, थक जाओगी, बुरहान ने कहा, जिस पर अलीज़े मुस्कुरा दी। बाबा, मेरे बाल लंबे हो गए हैं ना? फातिमा की आवाज़ पर बुरहान उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ, जबकि अलीज़े ने गुस्से से उसे देखा। हाँ प्रिंसेस, पहले से लंबे हो गए हैं, बुरहान ने मुस्कुराकर कहा। बाबा, मैं मामा से ज़्यादा प्रिटी हूँ ना? फातिमा ने पूछा, जिस पर बुरहान ने अलीज़े को देखा, जो कि ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी अपने बालों में ब्रश कर रही थी। नहीं बेटा, आपकी मामा ज़्यादा प्रिटी हैं, बुरहान ने कहा, जिस पर अलीज़े ने शीशे से मुस्कुराकर उसे देखा। नो, मैं और सिस ज़्यादा प्रिटी हैं, मामा हमसे कम प्रिटी हैं, आयशा ने ज़ोर देकर कहा। वाह भाई, जलन शुरू, ज़रा हज़म नहीं होती इनको मेरी तारीफ़, वो भी आपके मुंह से। ना मुझे आपसे फ़ोन पर बात करने देती हैं और ना ही घर में मुझे आपके आसपास भटकने देती हैं। मेरे मुंह से तो आपका नाम भी इन्हें अच्छा नहीं लगता, अलीज़े ने बेड पर बैठते हुए मुँह बनाकर कहा। क्योंकि बाबा हमारे हैं, वो दोनों बुरहान से चिमटते हुए बोली। तो क्या मेरे कुछ नहीं लगते? नहीं, वो दोनों एक ज़बान बोली, जिस पर अलीज़े ने लब भींचकर उन्हें देखा, फिर गुस्से से मुंह मोड़ लिया। प्रिंसेस, मामा को नाराज़ कर दिया आपने, अब बाबा भी आपसे बात नहीं करेंगे, बुरहान ने मसनूई गुस्से से कहकर चेहरा मोड़ लिया, जिस पर उन दोनों की जान पर बन गई। वो दोनों उठकर अलीज़े के पास बैठी, जो कि हुनूस गुस्से में थी। वी लव यू मामा, उन दोनों ने कहकर उसके दोनों गालों पर लब रखे, जिस पर ना चाहते हुए भी अलीज़े हंस दी। बाबा, हमने सुलह कर ली, उन दोनों ने एक जुबान होकर कहा, जिस पर बुरहान मुस्कुराकर, ज़िंदगी में अपने का साथ मैसर हो तो हर लम्हा खूबसूरत बन जाती है।
खत्म। उम्मीद है आपको ये नावल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो ये अभी फेस आया था इस नावल में, एक्सीडेंट और फायरिंग वाला, तो मुझे डिसेंडेंट्स ऑफ द सन सीरियल की याद आ गई। और आप में से किस किस ने ये सीरियल देखा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। और आपको आगे किस तरीके के नावल सुनने हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।